किशनपुर नाम के गांव में बिंदिया अपने पति के साथ रहती थी। उसका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करता था। बेटे की अब शादी की उम्र हो गई थी, जिसके सिलसिले में एक रोज़ बिंदिया अपने पति से कहती है, अरे जी, मैं क्या सोच रही थी कि बिटवा को गाँव बुला लूँ, फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। क्यों जी, सही कहती हो ना मैं? हाँ भाग्यवान, बात तो ठीक कह रही हो तुम। बुला लो फिर उसे। तभी वहाँ हाथ में मोबाइल लिए बिंदिया की पड़ोसन रसीली पहुँचती है। वो बहुत ही घबराई हुई दिख रही थी, जिसे देखकर बिंदिया उससे पूछती है, अरे रसीली, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? भगवान झूठ ना बुलवाए बिंदिया भाभी, कैसे कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल। तुमसे छिपा कर कौशल ने शादी भी कर ली है? क्या दिन आ गए हैं? अरे आग लगे तेरी जुबान को, जल जाए तेरी जुबान, क्या बकती है? भगवान झूठ ना बुलवाए भाभी, ये देखो वो कौनो इंस्टाग्राम में फोटो डाले हैं अपनी पत्नी के साथ, एकदम जींस टॉप में टिप टॉप है बहुरानी। हाँ, रसीली फ़ोन आगे बढ़ाकर कौशल के प्रोफाइल में अपलोडेड पिक्चर बिंदिया और रामचंद्र को दिखाती है। मुझे बिना बताए कौशल ने शादी भी कर ली, तो अच्छा ही हुआ ना। एक काम तो हुआ, तेरी तो भला टली। भगवान झूठ ना बुलवाए रामचंद्र भैया, आज छुपा कर शादी की, कल को आप लोगों को देखने भी ना आया तो। और ये बला टली है या आई है, वो तो लड़की को देखकर ही पता चलेगा ना। नहीं नहीं, अब नहीं, आप कौशल को वापस गांव बुलाना ही होगा। हाँ भाभी, देर ना करो, उम्र का तकाजा है, तबीयत बिगड़ गई तो पास में कोई तो अपना होना चाहिए ना। अब ये तबीयत ही उसे गांव वापस लेकर आएगा, तो कौशल को फ़ोन मिलाकर मुझे दे। रसीली कौशल को कॉल करती है। मैं मर जाऊंगी तब आएगा क्या बेटा? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इस दुनिया से जाने से पहले कम से कम तेरी बीवी का मुंह देख पाती। अब तो आजा बेटा। अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुनकर कौशल अपनी पत्नी के साथ अगले ही दिन गांव आ जाता है और सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां बीमारी का बहाना किए बिंदिया बिस्तर पर लेटी हुई होती है और सभी उसके पास खड़े होते हैं। माँ मैं आ गया। तुझे मेरी बीवी का चेहरा देखना था ना? ये देख, ये मेरी पत्नी, तेरी बहू माँ। हेलो आंटी, आई मीन मम्मी जी। हम भी है यहाँ, हमें भी कोई नमस्ते नमस्ते कर लो। लड़की तो विदेश की लागत है कि नहीं फगुनिया? एकदम खूबसूरत। एक घूसा मारेंगे ना अकल ठिकाने आ जाएगी। बिंदिया भाभी को देखने आए हो कि उसकी बहू को? सारे मर्द एक से होते हैं। आप लोग अब अपने अपने घर जाइए, बहुत धन्यवाद। अब मैं माँ का ध्यान रखूँगा। अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा नहीं बेटा, मैं तो ठीक हो गई। ऐसा कहकर बिंदिया फट से उठकर बैठ जाती है। तूने क्या सोचा था, बहू को मुझसे छिपा लेगा? अरे मैं भी तेरी माँ हूँ। अब तू जा शहर, बहू तो यहीं रहेगी। बिंदिया रेशमा को अपनी एक साड़ी देते हुए कहती है, नई दुल्हन तो साड़ी में ही सबसे सुंदर लागत है। जा, तू ये साड़ी पहन ले। और हाँ, कोई भी घर में आए या घर से जाए ना, तो हर बड़े के पैर छूना। जा बेटा जा। रेशमा ने कभी साड़ी पहनी ही नहीं थी। वो किसी तरह साड़ी लपेट कर बाहर आ जाती है। ये क्या पहन लिया बहू? मैं ज़रा टहल कर आता हूँ। रुकिए डैडी जी, आपके पैर छू लूं। रेशमा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, वो मुंह के बल गिर जाती है। बहुत काम करना होगा इस पर। चल, मैं तुझे साड़ी पहनना सिखाती हूँ, और याद रहे पल्लू से मुंह ढके रखना है। बिंदिया रेशमा को साड़ी पहना देती है। आज तेरी पहली रसोई है, जा कुछ बना कर ले आ। रेशमा रसोई में जाती है और खुद से कहती है, आप मेरी सास हैं तो मैं भी आप ही की बहू हूँ। नमक का हलवा कैसा होता है जरा आपको भी चखाती हूँ। रेशमा अपना चेहरा घूंघट से ढककर सभी के सामने हलवा लेकर आती है। और सत्यानाश हो बहू, इसमें तो नमक है। जी वो ससुर जी, घूंघट इतना लंबा था कि नमक चीनी में अंतर कैसे पता चलता। तुम भी हद करती हो बिंदिया, बहू के पीछे ही पड़ गई हो। अरे ठीक है ना, कल मुंह दिखाई है बहू की,
गांव की सभी औरतें आएंगी, ठीक से पेश आना। अगली सुबह रेशमा सभी के सामने फिर से जींस टॉप में ही आ जाती है। अरे बिंदिया भाभी, मुंह दिखाए में भी बहू ने साड़ी ना पहनी, लाज शर्म है कि ना? बिंदिया मन ही मन सोचती है, अरे कल तो इसने साड़ी पहनी थी, तो आज सबके सामने मेरी इज्जत क्यों देने पर उतारू है। अरे रेशमा बहू, जा साड़ी पहन कर आ बेटा। कल आते ही आप सबने मुझे जींस में देख ही लिया था। आज अगर मैं साड़ी पहनकर इतने लंबे घूंघट में आती तो कहीं आप लोग मुझे कोई बहुरूपिया ना समझ ले। ये सोचकर मैं डर गई, इसलिए ऐसी ही आ गई। सही किया ना मैंने? अरे ये बहू ने तो हद ही कर दिया। अब बहू जा सबके लिए कुछ खाने को ले आ, समोसे कचौड़ी। मैंने सबके लिए मॉडल्स, पिज़्ज़ा, मोमोज मंगवा कर रखे हैं पहले से ही। रेशमा सभी को चाइनीज़ डिशेस सर्व करती है, जिसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ऐसा नाश्ता तो हमने कभी नहीं किया, वाह जी वाह। वैसे ये जिना स्टाफ भी कुछ खराब नहीं है, शरीर आज़ाद रहता है कि नहीं जी? सभी रेशमा की बहुत तारीफ करते हैं। रेशमा गांव वालों से इस तरह बात करती कि सब उससे घुल मिल गए। अब तो गांव की औरतें भी जींस पहनने की सोचने लगी थी। इस रेशमा को मजा ना चखाया तो मैं भी बिंदिया नहीं। इतना सर फट रहा है, एक कप चाय पी लेती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करना है। बिंदिया गुस्से में रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि चूल्हे से लगने के कारण उसके पल्लू में आग लग गई है। जैसे ही बिंदिया की नज़र आग की लपटों पर पड़ती है, वो आग देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। घर में उस वक्त रेशमा के अलावा कोई नहीं होता। अपनी सास की चीख सुनकर रेशमा सीधा रसोई में भागती है। घबराइए मत मम्मी जी, मैं अभी कंबल लाती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। रेशमा एक कंबल लाकर बिंदिया के चारों ओर लपेट देती है और आग को बुझा देती है। अब ठीक तो है ना मम्मी जी? जिसकी तुम जैसी बहू हो उसको क्या हो सकता है बहू, मुझे माफ़ कर दे। मेरे बेटे ने छुप कर तुझसे शादी की, इसमें तेरी क्या गलती। पता नहीं तुझ पर मैं इतने कामों का बोझ क्यों डालती ही जा रही थी। मजाक मजाक पर मैं कब स्वार्थी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुझसे जीतने की होड़ में मैं भूल गई कि तू तो मेरी बहू है। खुद की परवाह ना करके तूने मुझे बचाया। अरे इतनी अच्छी बहू तो मैं खुद भी ढूंढ कर ना ला पाती। मुझसे भी गलती हो गई माँ जी, मुझे भी आपके मन की करनी चाहिए थी, तो आप इस होड़ में आती ही नहीं। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो हम एक हैं, है ना? घोटकपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा थी। रितेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ ये सब। अरे मेरे लाल, तू दिमाग मत लड़ा, तू बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना गांव की आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये वो। अब देखना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहू को लाती हूँ घर में। ठीक है माँ, वो बात तो समझ में आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे कविता है ना, मेरी बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वो 20 बरस की हो गई, तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वो शहर चली गई। उसी की बेटी है मानवी, उसके साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे को मिलती हैं और दोनों परिवार आपसी सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का करते हैं और चंद दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाए के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब ना तो अपना ये घूंघट जो है ना उसे ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। छुपाऊं? लेकिन क्यों? मीन विन कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। अरे अगर तेरा चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई है?
शकुंतला मानवी के साथ हॉल में सबके सामने आती है। जब सभी मानवी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो शकुंतला बहन, एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर ना लगे इस कमल से चेहरे को। वाकई में तो बड़ी भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। वही तो, रूप रंग और चाल चलन भी कितना सुंदर है मानवी बहू का। पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शकुंतला। हाँ, मानवी के आने से घर वालों की नजरों में शकुंतला की और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते हैं, लेकिन शहर की बहू के आने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगती है, अब शकुंतला और रितेश को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ क्या? है तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या कविता ने तुझे? आई डोंट नो, आप मॉम को ही फोन करके पूछ लो ना। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि मुझे तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था। ओफो, अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए, मुझे ना अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट, इस पे दिन में 10 बार केबल जाती है। ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो, मैंने एक बार सिलबट्टा यूज किया और उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है और ये गर्मी, उफ, ढंग के पंखे तक नहीं है। बूढ़े हो गए हैं दोनों पंखे और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। हाँ मानवी, अब इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी मानवी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो रितेश और मम्मी जी, आप भी, मुझे घर का रेनोवेशन करना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगे मरमर का शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए अवन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए, एसी और वाटर प्योरीफायर भी लगवाना होगा, और बाहर जो तबेला है ना, उसे भी वहाँ से हटाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। मानवी की मांगों को सुनकर शकुंतला और रितेश तो हैरान रह जाते हैं। अरे मानवी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही है? और ये तेरी जो मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना, हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं, ऐसा मत करो। अब मैं इंतज़ाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन रिमेंबर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा वक्त हुआ ना तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तुम्हारी, सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। हमें तो लगा कि शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पे तुली हुई है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वो गुस्से से मानवी को चिल्लाती है। मानवी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे माना कि शहरी हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती मेरे और अपने पति का। क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रितेश, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग ना गांव में ही धस के रह जाएंगी। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी।
यू गेट दैट। मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रितेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी इस कलमुही को यहाँ पर, और क्या से क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है ये बहू। मैं भी तंग आ चुका हूँ। अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन ब दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से रितेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे ये क्या है? कौन से पेपर्स हैं? अपनी ज़मीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू। आप लोग हो भले ही गांव के, लेकिन पैसा तो जम के भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच रितेश एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, ज़रा कागज़ों को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब मानवी उन कागज़ों को अपने हाथ में उठाती है तब वो देखती है कि वो तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी। अरे ज़रा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी ज़मीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को स्नेह प्यार और इज्जत दे वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। व्हाटएवर। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूँगी। लाओ पेपर्स लाओ। मानवी साइन कर देती है और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर रितेश की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और वो अपना सुखी संसार गुजारते हैं।